जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संपूर्ण सार में। कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, चंदनपुरी नाम की नगरी में एक राजा राज करता था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में राजा हमेशा दुखी रहा करता था। एक दिन राजा ने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी कि उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो वह देवी का एक भव्य मंदिर बनवाएगा। दर्शकों, देवी की कृपा से थोड़े ही समय बाद राजा को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया, जो नगर के बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाले को उस देवी के मंदिर में दर्शन करके ही जाना होता था। जो भी व्यक्ति जैसी मनोकामना मांगता, उसकी वह इच्छा देवी की कृपा से पूरी हो जाती थी। दर्शकों, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का बेटा बड़ा हो गया। अपने ही मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता थी। दोस्तों, इधर राजा भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन की बात है, मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है और वह अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, इसलिए मरने से पहले वह एक बार आपको देखना चाहते हैं। दर्शकों, जैसे ही राजकुमार ने यह खबर सुनी तो वह तुरंत अपने पिता के पास गए। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, यह हमारे मंत्री अब तुम्हारे पिता के समान है। तुम सदैव इनकी बात मानना और इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलना, जिससे तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। दर्शकों, इतना कहकर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा की मृत्यु के पश्चात राजकुमार को नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमार अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे कमरे खोल खोल कर दिखा दिया, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। दर्शकों, तब राजकुमार ने उस कमरे को भी खोलकर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वह कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार, क्षमा करना, यह कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है और राजा साहब ने यह कमरा आपको नहीं दिखाने का आदेश दिया था। दर्शकों, मंत्री के मना करने के बाद भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर दिखाने की जिद करने लगा। तब राजकुमार का मित्र यानी कि मंत्री का बेटा कहता है, पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर दिखा क्यों नहीं देते? आखिर यह महल, कमरे, राजपाट सभी राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे राजा यही है और इनका आदेश मानना ही हमारा धर्म है। अपने बेटे के कहने पर मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे गया। कमरा बड़ा ही सुंदर था और उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवारों पर तरह तरह की सुंदर राजकुमारियों की सुंदर तस्वीरें लगी हुई थीं। उन तस्वीरों को देखते देखते राजकुमार की एक तस्वीर पर नजर टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि यह सुंदर मोहिनी सूरत वाली कौन स्त्री है? मंत्री ने बताया कि यह कलित देश के राजा मध्यपति की कन्या है और इसका नाम चंद्रकला है। इसके रूप रंग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार गए, परंतु कोई लौटकर वापस नहीं आया। दर्शकों, मंत्री की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, मैं भी आज से यह प्रण करता हूं कि मैं विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी से, वरना जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहूंगा। राजकुमार के मित्र मंत्री के बेटे ने भी इस बात पर राजकुमार का समर्थन किया और कहने लगा, हे मित्र, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। प्रिय दर्शकों, दोनों का नया नया खून था और किसी युद्ध से उनका अब तक सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका रक्त उबले मार रहा था। इसलिए उन्होंने मंत्री की एक भी बात नहीं सुनी। मंत्री उन्हें समझाते हुए बोला कि देखो, कलित द्वीप पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुद्र को लांघकर ही वहां पहुंचा जा सकता है, और यदि वहां किसी तरह से पहुंच भी गए तो राजकुमारी चंद्रकला तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे कार्यों को करना मूर्खता होगी। दर्शकों, मंत्री के बार बार समझाने पर भी वह दोनों नहीं माने। राजकुमार ने मंत्री के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों कलित देश की ओर चल दिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई तो उन्होंने एक जंगल में एक पेड़ से अपने घोड़े को बांध दिया और रात बिताने के लिए उसी सुनसान जंगल में ठहर गए। दर्शकों, जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला उस सुनसान जंगल में आकर उतरा। परियों की रानी ने जब 2 सुंदर युवकों को सोते हुए देखा
तो परियों की रानी राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो गई। परियों ने उन दोनों को सोते हुए ही उठा लिया। दर्शकों, जब राजकुमार और उसके मित्र की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को परियों से घिरा पाया तो वह डर गए और हाथ जोड़कर बोले, हे परियों, हमें यहां से जाने दीजिए। फिर रानी परी कहने लगी, चले जाना, परंतु जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, हे परियों की रानी, इस समय हम किसी जरूरी उद्देश्य से घर से निकले हैं। यदि हमारा काम हो गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। तब वह परियों की रानी पूछने लगी, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तब राजकुमार कहने लगा कि हम कलित देश की राजकुमारी चंद्रकला से विवाह के लिए जा रहे हैं, इसलिए इस समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। यदि हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूं कि वापस लौटते समय मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। तब वह परियों की रानी बोली, हे राजकुमार, कलित द्वीप तक पहुंचना मनुष्य के बस की बात नहीं है और राजकुमार चंद्रकला बिना देवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी चंद्रकला आसानी से मिल जाएगी और तुम कलित द्वीप तक आसानी से पहुंचने में सफल रहोगे। दर्शकों, राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और परी से बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। इतना सुनकर परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी उन्हें दे दी और कहा, देखो, इस उड़न खटोला की सहायता से तुम पल भर में कलित द्वीप पर पहुंच जाओगे और यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। इसमें यह करामात है कि यह जब तक तुम्हारी अंगुली में रहेगी, जब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी और न ही कोई जादू टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और उड़न खटोला देकर वह परी आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार और उसका मित्र उड़न खटोले पर बैठकर कलित द्वीप की ओर चले गए। वहां पहुंचने पर उन दोनों ने परी की दी हुई चीजों को आपस में बांट लिया। अंगूठी राजकुमार ने ली और उड़न खटोला मंत्री के बेटे के पास रह गया। जब यह दोनों राजकुमारी चंद्रकला के नगर में पहुंचे तो नगर का जो मुख्य दरवाजा था वहां पर उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया का घर है। राजकुमार ने सोचा कि नगर में तो आए ही गए हैं, क्यों ना इस बूढ़ी माई के घर में पहुंचकर जलपान किया जाए और राजकुमारी के संबंध में कुछ बातचीत भी कर ली जाएगी। परंतु दर्शकों, उन्हें यह नहीं मालूम था कि वह बुढ़िया एक दुष्ट जादूगरनी है। वह आए हुए अतिथि को जलपान कराकर उन पर अपना जादू चलाकर उन्हें लूट लेती है। राजकुमारी से विवाह की आस लेकर जो भी राजकुमार वहां आता था, वह बुढ़िया उन पर अपना जादू चलाकर उन्हें लूटकर मक्खी मच्छर छिपकली बनाकर उन्हें दीवार पर चिपका देती थी। इसलिए आज तक कोई राजकुमार राजकुमारी चंद्रकला के पास तक नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार तो उस जादूगरनी बुढ़िया के यहां मच्छर मक्खी बने चिपके हुए थे। उस बुढ़िया को देखकर मंत्री के बेटे को कुछ संदेह हुआ और उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम जाओ, तब तक जलपान करो, मैं यहां खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब राजकुमार उसके पास पहुंचा और जलपान किया तब बुढ़िया ने उस पर अपना जादू चलाया, पर उसके जादू का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वह रानी परी की दी हुई अंगूठी पहना हुआ था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास कोई जादू को काटने वाली चीज है। अब तो वह मीठी मीठी बातें करते हुए बोली, अरे बेटा, तू मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी मौसी हूं। तुझे बचपन में देखा था, अब तो तू काफी बड़ा हो गया है। ऐसी मीठी बातें कहकर वह दुष्ट बुढ़िया उस राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की अंगुली से अंगूठी निकाली और उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। दर्शकों, जब काफी देर के बाद भी राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। यदि मैं भी गया तो कहीं यह मुझे भी ना कर दे। यही सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से लौटकर उसी परियों वाले जंगल में आ पहुंचा और रात्रि में जब परी आई तो मंत्री के बेटे ने उन्हें सारी बात बताई कि एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। दर्शकों, जब रानी परी ने यह सुना तो वह सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि उस जादूगर बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है और राजकुमार को अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ है। वह ताड़ का जंगल हिंसक पशुओं, शेर, चिता, भालू आदि से भरा पड़ा है। उस जंगल में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टका हुआ है
जिसमें एक चिड़िया बंद है। इस चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी के प्राण है। यदि तुम उस चिड़िया को मार डालो तो वह जादूगरनी अपने आप मर जाएगी। दर्शकों, परी के बताए अनुसार मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर उस ताड़ के वन में पहुंच गया और उस पेड़ से पिंजरे को उतार लाया। पिंजरे में बैठी हुई चिड़िया की गर्दन उसने मरोड़ दी। जैसी ही चिड़िया की गर्दन मरोड़ी तो उधर बुढ़िया अपने आप मर गई। जब मंत्री का बेटा उसके घर पहुंचा तो देखा कि बुढ़िया मरी पड़ी है। उसने तुरंत उसके हाथ से अंगूठी निकाल ली। राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने अब तक जितने राजकुमारों को मक्खी मच्छर छिपकली बनाया था वह सब ठीक हो गए। उन सब ने मंत्री के बेटे का बड़ा आभार प्रकट किया कि तुमने हमें इस बुढ़िया के बंधन से आजाद कर दिया। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता भाई बहन से मिल सकेंगे। झोपड़ी में मक्खी मच्छर बने हुए सभी राजकुमारों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वह बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। इसके बाद उन दोनों ने वही बारात सजाई और उन समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और लेकर राजकुमारी चंद्रकला के द्वार पर पहुंचे और बड़ी ही धूमधाम से राजकुमारी चंद्रकला के साथ विवाह हुआ और अपने देश को वापस लौट आए। जब राजकुमार चंद्रकला से विवाह करने के लिए अपने घर से निकल आता तो उसने अपने नगर के बाहर मंदिर में यह मनोकामना मांगी थी कि यदि राजकुमारी चंद्रकला से विवाह में कामयाब हुआ तो मैं देवी के आगे अपनी बलि दूंगा। वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र को लेकर घर नहीं गया, बल्कि इस मंदिर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और मित्र को वहीं रोक दिया और अकेला ही मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में जाकर उसने तलवार से अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दिया। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार मंदिर से लौटकर नहीं आया तो उसका मित्र मंत्री का बेटा उसे देखने के लिए अंदर गया। वहां पहुंचकर जब उसने राजकुमार का कटा हुआ सिर देखा तो घबरा गया और उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि उसने अपना सिर स्वयं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर मंत्री के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसीलिए उसने अपने ही मित्र की हत्या कर दी। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक लगने से पहले मैं भी अपना सिर काट दूं। इतना कहकर मंत्री के बेटे ने भी तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद जब मंत्री का बेटा भी लौटकर नहीं आया तो राजकुमारी चंद्रकला स्वयं उन्हें देखने के लिए अंदर गई और वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान थी। उसके पति और मित्र का सिर कटा पड़ा था। चंद्रकला सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हत्यारिन समझेंगे और मुझ पर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा, इसलिए इसने अपने पति और उसके मित्र की हत्या कर दी। यह कलंक लगने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर उसने जैसे ही तलवार से अपना शीश काटना चाहा तो देवी मां तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, हे पुत्री, ठहर जाओ, मैं तुम्हारी नेक दिली से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे अपना वरदान मांग सकती हो। तुम जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। राजकुमारी कहने लगी, हे माता, मेरे पति और उनके मित्र को वापस जीवन दान दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देवी ने कहा, हे पुत्री, मैं अभी इन दोनों जीवित कर दूंगी, मगर तुम इन दोनों के सिर दड़ से जोड़ दो। फिर चंद्रकला ने वैसा ही किया, परंतु उसने जल्दी जल्दी में एक का सिर दूसरे के दड़ पर मिला दिया। देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। अब उसने देखा कि यह क्या हो गया। मेरे पति के सिर पर मंत्री के बेटे का सिर जुड़ गया। अब क्या करूं? किसे अपना पति स्वीकार करूं? चंद्रकला असमंज में पड़ गई और कहने लगी, हे माता, मैं तो आज स्वयं ही धर्म संकट में पड़ गई हूं। जिस दड़ पर मेरे पति का सिर लगा है वह शरीर उसके मित्र का है। दर्शकों, वह दोनों उस स्त्री के लिए लड़ने लगे। एक कहता, यह मेरी स्त्री है, और दूसरा कहता, यह मेरी स्त्री है। अब तो वह दोनों लड़ते हुए फैसला करने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे। तो राजा विक्रमादित्य ने समझाया कि देखो, नदियों में गंगा उत्तम नदी है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है, वृक्ष में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। एक हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दो हाथ ना रहे तो भी जिंदा रह सकता है, दोनों पैर कट जाए तो भी जिंदा रह सकता है, परंतु यदि सिर ना रहे तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। जिस दड़ पर राजकुमारी के पति का सिर है वही उसका पति है, सिर के बिना कुछ नहीं है। अब तो चंद्रकला ने जिस दड़ पर अपने पति का सिर रखा था उसे ही अपना पति मान लिया।
और उसी के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पत्नी के लिए उसके पति का कौन सा अंग जरूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और साथ ही कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।